फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाल लाइन जो मैंने दिखाया अभी, इस लाइन ऑफ एक्शन को वो जो डिस्टेंस बॉटल ओपनर देखो क्या कर रहा है, तो ये पॉइंट पे रोटेशन होने वाला है। ये पॉइंट पे इस तरह से भाई हाथी भाई इधर से जा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर खड़े हैं, जो बोर्ड यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्स बढ़ाते हो तो फोर्स कम हो जाता है, अगर एक्स कम करते हो तो फोर्स बढ़ जाता है। स्टीयरिंग देखो कैसे चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, स्टीयरिंग इस तरह से पकड़ते हैं। फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला दोनों सेम ही है, F इंटू एक्स ही। मतलब ये फोर्स की क्षमता इसकी ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट करने की भी। हर क्वेश्चन में हमें मूवमेंट निकालना ही होता है। मतलब ये टॉपिक दिखता प्राइमरी है, बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं समझा रहेगा तो बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत। हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है। हमारे पास क्या है, एसी है। ये दोनों चीजें। सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में हम मूवमेंट्स देखने वाले हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। एक स्पैनर है और यहाँ पे एक बोल्ट या नट ले लो, उसको हमें टाइट करना है इस स्पैनर से। तो सवाल है कि भाई आपको इस स्पैनर के ऊपर फोर्स कहाँ लगाओगे, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें पढ़ना है। मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग दिस, लेकिन कॉमन सेंस तो आपको पता है कि हम स्पैनर कैसे टाइट करते हैं। तो फोर्स कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, और फोर्स किस दिशा में लगाओगे। तो क्या लगता है, तो अगर फोर्स मैं यहाँ लगाता हूँ चलेगा क्या। इस तरह से मुझे इसको रोटेट करवाना है तो मैं फोर्स को दबा रहा हूँ अंदर, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इसके डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कॉमन सेंस, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस एक्सिस में से पास हो रहा है। ये जो बोल्ट का एक्सिस है उसमें से वो पास हो रहा है, तो वो रोटेशन कॉज कर ही नहीं पाएगा। तो मुझे अगर इसको रोटेट करवाना है ना, इसको एक तो खोलना है, एक तो टाइट करवाना है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाना होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना होगा। इसलिए मुझे फोर्स लगाना है तो कॉमन सेंस है भाई, हम बचपन से देख रहे हैं कि इसको परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, इस तरह से फोर्स लगाएंगे, सही है। तो फोर्स कैसा लगना चाहिए, इस तरह से लगना चाहिए। अब अगर ऐसा फोर्स लगाता हूँ तो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, रोटेशन क्रिएट हो रहा है। तो फोर्स, सिर्फ फोर्स है मेरे पास तो कोई फायदा नहीं है, फोर्स को लगाने की दिशा भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स कैसा लगाया मैंने, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होना था, इस पॉइंट के अबाउट मुझे रोटेशन करवाना था, यस। तो उस पॉइंट में से एक लाइन गया, उस लाइन को परपेंडिकुलर मैंने लगाया इसको, तब जाके ये रोटेट कर पा रहा है। तो इस डिस्टेंस को, अभी ये फोर्स में अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो चलेगा क्या। आपने देखा होगा स्पैनर हम दूर पकड़ते हैं, मैंने स्पैनर को नज़दीक पकड़ लिया, वहाँ पे जहाँ पे रोटेट करवाना है वहीं पे पकड़ के वहीं पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो रोटेट होगा क्या, नहीं। तो मतलब क्या अकेला फोर्स कुछ नहीं कर पा रहा है, अकेला फोर्स रोटेशन नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा, एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे उसको दूर लेके जाऊंगा, वहाँ पे लगाऊंगा। जितना दूर लेके जाऊंगा उतना कम फोर्स लगेगा। एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं मूवमेंट आर्म। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। तो जब तक मैं फोर्स के साथ मूवमेंट आर्म नहीं रखता हूँ, जब तक मूवमेंट आर्म नहीं रहेगा मेरे पास, मैं रोटेशन नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, रोटेशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें मूवमेंट पता चलता है क्या है, इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट द रोटेशन। किसकी एबिलिटी है, फोर्स की एबिलिटी है। क्या करने की, रोटेशन क्रिएट करने की। इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट द रोटेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो मूवमेंट को डिफाइन करते हैं तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन। क्या किया उसने, रोटेशनल मोशन क्रिएट, उसने क्या किया, रोटेशनल मोशन क्रिएट किया, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो अगर फोर्स मूवमेंट क्रिएट कर पा रहा है, मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा पा रहा है। और वो कब कर पाएगा, जब वो फोर्स उस रोटेशन पॉइंट से दूर लगेगा। उस रोटेशन पॉइंट पे अगर फोर्स लगता है, जैसे पहले केस में हमने इस तरह से लगाया था, वो भी नहीं चलेगा। इस तरह से लगाया वो भी नहीं चलेगा। इस तरह से लगाओगे, इसको खींचोगे ऐसा, तो भी नहीं चलेगा। मतलब क्या, फोर्स कहाँ लगना चाहिए, उस रोटेशन पॉइंट में से फोर्स पास नहीं होना चाहिए, वो दूर जाना चाहिए वहां से। जितने डिस्टेंस में उसको दूर लेके जाऊंगा उसे बोलेंगे मूवमेंट आर्म। उसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट आर्म। तो कुछ मूवमेंट आर्म मेरे पास होना चाहिए, समझो एक्स है और कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स में लगा रहा हूँ। सिर्फ मूवमेंट आर्म होके भी कुछ फायदा नहीं, फोर्स लगेगा मुझे। तो फोर्स और मूवमेंट आर्म जब दोनों एक साथ आएंगे तो मूवमेंट क्रिएट होगा, रोटेशन मोशन क्रिएट होगा। तो ये मूवमेंट आर्म जो होता है हमेशा लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने फोर्स डिफाइन किया था, कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाल लाइन जो मैंने दिखाया अभी, इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इस लाइन ऑफ एक्शन को वो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, आर्म क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। वो आर्म क्या रहेगा, हमेशा ये मूवमेंट आर्म जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये डिस्टेंस और मूवमेंट आर्म एक दूसरे को क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मूवमेंट हो गया, तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मूवमेंट किस फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ और वो कितने डिस्टेंस पे अप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, एक्चुअली वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर 3 डायमेंशनल में इसको जाएंगे तो एक्स बार
इंटू एफ बार होता है, जिसका अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस सिलेबस के लिए। तो हम डायरेक्टली एफ इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का भी सोचने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा, फोर्स इंटू एक्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द मोमेंट। मोमेंट मैथमेटिकली डिफाइन हो चुका है, तो यूनिट क्या आएगा भाई, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, सो यूनिट क्या हो गया, जैसा यूनिट ऑफ दिस न्यूटन मीटर। अभी हम इसको काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए जब भी यूज करेंगे तो कुछ साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। जैसे हम करते हैं, प्लस डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स प्लस लेते, माइनस एक्स में जाने वाला फोर्स माइनस लेते, प्लस वाई में जाने वाला फोर्स प्लस लेते, माइनस वाई में जाने वाला फोर्स माइनस लेते। ये जैसे साइन कन्वेंशन है फोर्स के लिए, वैसे ही साइन कन्वेंशन होते हैं मूवमेंट के लिए भी। तो मूवमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, हम पे डिपेंड करता है हम कैसा डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन लेंगे वो पूरे सब्जेक्ट थ्रू आउट फॉलो करेंगे, हर न्यूमेरिकल में हर जगह पे वही साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो मतलब गलती नहीं होगी। इस पूरे एंटायर लेक्चर सीरीज में मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है पॉजिटिव लेने वाला हूँ, आप निगेटिव भी ले सकते हो। क्लॉकवाइज मूवमेंट में पॉजिटिव लेने वाला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में निगेटिव लेने वाला हूँ। लेकिन मैं ये एक बार मैंने आदत डाल दिया तो वो मैं बदलूंगा नहीं। फिर पूरे एंटायर लेक्चर सीरीज तक आपका जब तक सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, हर न्यूमेरिकल में जब भी मूवमेंट लेना होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपने पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपने निगेटिव लेना है, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, ये उसका साइन कन्वेंशन हो गया। तो ये प्राइमरी चीजें हमने मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर ली। यहाँ मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखा दिया है, क्या है, एक पॉइंट ऑफ रोटेशन रहेगा, एक फोर्स रहेगा, उस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन डाल दो, उसको परपेंडिकुलर डाल दो, वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मोमेंट आर्म मिल गया, फोर्स की मैग्नीट्यूड, मोमेंट आर्म की मैग्नीट्यूड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको मिल गया मूवमेंट। अब ये फॉर एग्जांपल अगर लाइन ऑफ एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझाता हूँ। चलो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे निकालना है मूवमेंट इस पॉइंट पे, फोर्स लग रहा है इस तरह से। अब आप कौन सा डिस्टेंस लोगे, आप बोलोगे ये डिस्टेंस लूँ या सर मैंने ये डिस्टेंस लेना चाहिए क्या, ये डिस्टेंस लेना चाहिए क्या, तो ये कंफ्यूजन आप क्लियर करवाना है तो क्या करना है, हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पहले निकालो उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बात क्लियर हो गया तो मूवमेंट्स कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ठीक से देखो, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, जिस पॉइंट से रोटेशन करवाना है, कौन से पॉइंट से रोटेशन करवाना है भाई, ये वाले पॉइंट से रोटेशन करवाना है, तो इस पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है और इस डिस्टेंस को काउंट करना है। तो ये डिस्टेंस बन गया आपका एक्स और ये आपका फोर्स समझो एफ, तो फोर्स इंटू एक्स क्या रहेगा आपका, मूवमेंट रहेगा इस केस में। चलो समझो दूसरा एक फोर्स ले लेता हूँ, ये वाला फोर्स है, इसका मूवमेंट लेना है मुझे इस पॉइंट के अबाउट। क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करूंगा, ये लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड किया मैंने, इस लाइन ऑफ एक्शन को उस पॉइंट से क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो ये बन गया मेरा एक्स इस केस में, तो फोर्स इंटू एक्स इस बार का मूवमेंट हो गया। क्लियर है, समझो ऐसा बीम है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है और ये रोटेशन पॉइंट है, इसके अबाउट आपको मूवमेंट लेना है। क्या करोगे भाई, एक तो उसका दूसरा भी रास्ता है वो बाद में बताऊंगा, पहला प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। पहला काम क्या करोगे, लाइन ऑफ एक्शन निकाल दूंगा, उस लाइन ऑफ एक्शन से कौन से पॉइंट से रोटेट होने वाला है, इस पॉइंट से रोटेट होने वाला है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूंगा, तो ये बन गया एक्स, यहाँ पे मेरा फोर्स है, तो फोर्स इंटू एक्स। फोर्स कहीं पे भी लगे उसका लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो, इधर करो या उधर करो, जहाँ जरूरी है, जिस साइड पे आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा उस साइड पे एक्सटेंड करो और वहां से उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। वो में डिस्टेंस मिलता है तो गिन लो, दिया हुआ है तो निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, वो डिस्टेंस और फोर्स मल्टीप्लाई करके मूवमेंट मिल जाएगा। अभी ये एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, बॉटल ओपनर, बॉटल को नहीं देखना है डोंट फोकस ऑन बॉटल, बॉटल ओपनर देखो क्या कर रहा है, तो ये पॉइंट पे रोटेशन होने वाला है, ये पॉइंट पे इस तरह से रोटेशन होने वाला है, तो ये हो गया मूवमेंट आर्म और फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये फोर्स हो गया, ये मूवमेंट आर्म हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो क्या करेगा फिर मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, दरवाजा ओपन करते हो हम, कोई भी डोर ओपन कर रहे हैं रूम का, तो हमेशा डोर का हैंडल इस साइड पे क्यों लगाया होता है भाई, यहाँ पे अगर हैंडल लगा दिया तो डोर ओपन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैंडल में उस हिंज पे लगा रहा हूँ जिस पॉइंट पे रोटेशन होना है, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना है, तो मेरा जो ओपनिंग फोर्स है वो उस एक्सिस में से पास हो जाएगा। अगर वहाँ पे हैंडल लगाऊंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब अकेला फोर्स कुछ नहीं कर पाता, उस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस दूर लेके जाना पड़ेगा, मतलब मूवमेंट आर्म देना पड़ेगा। तो ये आपने मूवमेंट आर्म दे दिया, मतलब डिस्टेंस का विड्थ पूरा यूज किया। दरवाजे के बीच में भी हैंडल क्यों नहीं लगाते हम, वैसा करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखो बाद वाले स्लाइड में समझेगा वो, जैसे देखा हमने ये पाइप टाइट कर रहा है, बाइक का हम जब कोई बाइक होता है उसका किक लगाते हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो मूवमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई नेल को निकालना है मुझे तो यहाँ पे भी ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट हो गया। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देख सकते हो, मतलब हर जगह आप मूवमेंट लगा ही रहे हो। तो अब देखते हैं भाई, हाथी भाई इधर से जा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर खड़े हैं, जो बोर्ड यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है,
अब देखो ये 1000 न्यूटन फोर्स इस बोर्ड के ऊपर लग रहा है, फिर भी ये टूट नहीं रहा है, ठीक है। मतलब फोर्स तो है, उस बोर्ड ने उसको बियर कर लिया। अब हम फोर्स बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखो क्या होगा। मैंने फोर्स को बढ़ाया क्या? नहीं। इस केस में देखो, इस केस में भी फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन है। इस केस में भी फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या बदल गया? दोनों डायग्राम में क्या फर्क है? कैन यू ऑब्जर्व दिस? अभी रोटेट नहीं हो रहा है, उसने बियर कर लिया फोर्स को, लेकिन आगे जाने के बाद क्या हुआ? फोर्स तो उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? डिस्टेंस। सेकंड केस में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। पहले केस में डिस्टेंस क्या था? कम था। तो समझो 1 मीटर था, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो कितना मूवमेंट हो जाएगा इस केस में? पहले केस में मूवमेंट कितना आएगा? 4 से 1000, डिस्टेंस है 1, तो 1000 न्यूटन मीटर इतना मूवमेंट पहले केस में लग रहा है, इसलिए प्लेट टूट नहीं रहा है, बेंड नहीं हो रहा है। दूसरे केस में देखो, हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया? 2 मीटर कर दिया। अब मूवमेंट निकालो, कितना हो रहा है? 1000 फोर्स हो गया, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? 2, कितना हो गया? 2000 न्यूटन मीटर। क्या हो गया? फोर्स उतना ही है, डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? मूवमेंट बढ़ गया, इसलिए वो प्लेट बेंड हो रहा है। जो कुछ प्लेटफॉर्म है वो बेंड होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ गया। तो अकेला फोर्स कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ अगर डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो वो मूवमेंट क्रिएट करता है, एंड दैट कॉजेज द इफेक्ट। ओके, अगर इस फोर्स को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ये कभी भी बेंड नहीं होगा। ये प्लेट कभी भी कितना भी फोर्स लगाओ यहाँ पे, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगा दोगे, तो ये प्लेट बेंड नहीं होगा, क्योंकि कहाँ लगा रहे हो? हिंज के यहाँ पे, जहाँ पे वो रोटेट होने वाला है, उस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ये दोनों देख लो भाई, हैंडपंप देखा होगा आपने, उसमें मूवमेंट का एप्लीकेशन है। देखो इस पॉइंट पे अबाउट रोटेशन होने वाला है, ये आपका मूवमेंट आर्म हो गया। अब फोर्स कहाँ लगा रहे हैं आप? देखो ये दीदी कहाँ फोर्स लगा रही है? यहाँ पे फोर्स लगा रही है, कैन यू सी दिस? और ये भाई साहब देखो, इनको सेम हैंडपंप है, ये भाई साहब कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं? एंड पे फोर्स लगा रहे हैं। आप बताओ कौन सा बेटर है? देखो, एक हैंडपंप को रोटेट करवाने के लिए जितना मूवमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है। इस केस में भी समझो 20 न्यूटन मीटर लगने वाला है, तो सेम अगर हैंडपंप है तो इसमें भी 20 न्यूटन मीटर लगने वाला है रोटेशन के लिए, सही है। तो 20 न्यूटन मीटर का मूवमेंट तो मुझे देना ही है दोनों केसेस में। लेकिन अब मुझे सवाल है कि भाई मैं वो 20 न्यूटन में कैसे प्रोवाइड करता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। 20 न्यूटन में यहाँ पे दीदी क्या कर रही है? वो फोर्स उसके नजदीक लेके जा रही है, तो नजदीक लेके जाने की वजह से क्या हो गया? मूवमेंट आर्म कम हो गया। मूवमेंट आर्म क्या हो गया? कम हो गया। तो फोर्स मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 20 न्यूटन मीटर तो लगना ही है, तो क्या कर दिया? मूवमेंट आर्म को कम कर दिया, तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। दीदी को फोर्स ज्यादा लगेगा। भाई साहब भी 20 न्यूटन मीटर लगा रहे हैं, तो भाई साहब को भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई साहब भी कुछ डिस्टेंस पे वो फोर्स लगाने वाले, लेकिन क्या किया भाई साहब ने? एक्स को बढ़ा दिया, मतलब दूर लगाने लग गए फोर्स। तो वही 20 न्यूटन मीटर लगाने के लिए उनको कम फोर्स लगेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर एक्स बढ़ाते हो तो फोर्स कम हो जाता है, अगर एक्स कम करते हो तो फोर्स बढ़ जाता है। दैट इज द मूवमेंट इफेक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म। अगर मूवमेंट आर्म बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा। मूवमेंट आर्म को कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। नाउ देयर इज अनदर पैरेलल टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज कपल। नाम में उसका मीनिंग है, उसका इंग्लिश लिटरेचर का मीनिंग का क्या है? कपल का दो, मतलब पेयर, दैट इज कपल ना। सो व्हाट इज कपल? मूवमेंट ऑफ ए कपल। अब मूवमेंट है, लेकिन वो कपल का मूवमेंट है, अकेला फोर्स का मूवमेंट नहीं है। अब तक जो क्या पढ़ा हमने? मूवमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ा, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या हेडिंग है? मूवमेंट ऑफ ए कपल। मतलब क्या? वहाँ पे दो फोर्सेस रहेंगे। तो आप स्टेयरिंग देखो कैसे चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, स्टेयरिंग इस तरह से पकड़ते हैं, समझो शुरू में जब सीख रहे होते हैं तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं। तो स्टेयरिंग को अगर मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या करूंगा मैं? इसको नीचे खींचूंगा, इसको ऊपर ढकेलूंगा, तो इस तरह से करूंगा तो स्टेयरिंग रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करना है तो इसको ऊपर खींचूंगा, इसको नीचे खींचूंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इस दोनों केस में क्या कर रहा हूँ मैं? फोर्स इक्वल लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो देर आर टू फोर्सेस। क्या हो समझो, इसको नीचे खींच रहा हूँ, तो जितना फोर्स इधर लगा रहा हूँ उतना फोर्स इधर भी लग रहा है। क्या खासियत है इसकी? लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, और क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तभी ये हो पा रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली आपने टी स्पैनर देखा होगा, जिसमें क्या होता है? ये हैंडल दिया होता है, तो हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके पैरेलल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस तरह से रोटेट होगा। सो कपल है तो रोटेशन है ही, इट इज अ कपल, सो इट इज एबिलिटी टू रोटेट। कपल है मतलब क्या? एबिलिटी टू रोटेट। लेकिन ये दो फोर्सेस की वजह से रोटेशन हो रहा है। दो फोर्सेस भी साधारण फोर्सेस नहीं है, दोनों क्या है? इक्वल है और अपोजिट है और नॉन लीनियर है, दोनों में डिस्टेंस है। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे फोर्स लगा दोगे कुछ नहीं होगा, दोनों को इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे तो रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट तो होने ही चाहिए, पैरेलल। इक्वल एंड अपोजिट मतलब पैरेलल हो गए, लेकिन वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। ये कि यहाँ पे है तो दूसरे डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे उसके लग रहा है, तो उस डिस्टेंस को यहाँ पे मूवमेंट आर्म बोलेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स, उस डिस्टेंस को बोलेंगे मूवमेंट आर्म। आपने थ्रेडिंग डाई देखा होगा, हैंड थ्रेडिंग जो होता है उसमें क्या होता है? थ्रेडिंग डाई होता है अंदर इस तरह से, और हम उस रॉड को थ्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, तो 60 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है,
दोनों फोर्स एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन नॉन कोलिनियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर नॉन कोलिनियर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, देयर हैज टू बी टू फोर्सेस, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, देयर हैज टू बी टू फोर्सेस, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, एंड दे मस्ट बी नॉन कोलिनियर। मतलब क्या, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होना चाहिए, तभी कपल क्रिएट होगा। तो कपल का डेफिनेशन क्या है भाई, वही है, द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर नॉन कोलिनियर इज कॉल्ड एज कपल। अभी कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम आसान है। दोनों में से क्या करना है, एक फोर्स को लेना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस लेना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है x। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो दोनों का सेम ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला दोनों सेम ही है, F इंटू एक्स ही, वो भी F इंटू एक्स है, ये भी F इंटू एक्स है, लेकिन फर्क है, वहां पे फोर्स एक अकेला है, वो x जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का पॉइंट ऑफ रोटेशन से। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस है, उन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लिया है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है। तो किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लिया, उसको डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, वो डिस्टेंस कौन सा है, अभी पॉइंट ऑफ रोटेशन से नहीं है। अभी समझो ये अगर बॉडी है तो इस तरह से यहाँ पे रोटेट होगी कहीं पे, तो हमने डिस्टेंस यहाँ से काउंट नहीं किया है, डिस्टेंस कहाँ से काउंट किया है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है पहले, दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस लगेंगी, उन दोनों लाइन ऑफ एक्शंस को परपेंडिकुलर डालना है, उन दोनों लाइन ऑफ एक्शंस को परपेंडिकुलर डालना है, तब उसे बोलेंगे मूवमेंट आर्म। उसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट आर्म। वो टोटल डिस्टेंस x काउंट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मिल जाएगा, मूवमेंट ऑफ ए कपल। अभी इसका यूनिट देखो आप, न्यूटन मीटर, फोर्स डिस्टेंस न्यूटन मीटर, तो यूनिट तो सेम ही है। लेकिन ये भी इसमें खासियत क्या है, देखो अभी मुझे कोई एक बॉडी ले लेता हूं मैं, इस बॉडी पे यहाँ पे अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, पहला केस ले लो, ये 2 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाया और 2 न्यूटन फोर्स उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये पहला केस ले लो। सेम बॉडी ले लो, अज्यूम दी सेम बॉडी, अब ये 2 किलो न्यूटन फोर्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं सेम रखता हूँ और ये दूसरा फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ। तो अभी मैग्नीट्यूड वाइज मूवमेंट क्या है, देखो इसका x ये हो गया, इसका x ये हो गया, एंड इफ द मैग्नीट्यूड्स आर सेम द इफेक्ट विल बी एक्जैक्टली सेम। इस बॉडी पे ये कपल यहाँ पे लगा, अब अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे इस हिसाब से तो हमें लगेगा कि ये कपल यहाँ पे लगा है, इस पॉइंट पे लगा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कपल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कपल को कहीं पे भी लगाओ, रोटेशन का इफेक्ट सेम ही आएगा। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस तरीके से ये बॉडी रोटेट होगी उसी तरीके से ये भी बॉडी रोटेट होगी। मतलब क्या, मूवमेंट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता ही नहीं है, मोमेंट ऑफ कपल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता ही नहीं है। वो कपल आप उस बॉडी पे के ऊपर कहीं पे भी दिखा सकते हो, उसका इफेक्ट एक ही आना है। कपल का वैल्यू पता चल गया, डायरेक्शन सेंस पता चल गया, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, फिर आप उसको बॉडी के ऊपर कहीं पे भी दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए ट्रू नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स में पॉइंट ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स में पॉइंट ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, तो उसके अबाउट ही उसको दिखाना पड़ेगा। तो इस फोर्स का यहाँ पे मूवमेंट अलग आएगा और यहाँ पे मूवमेंट अलग आएगा, समझ रहे हो। तो मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स में जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, वो हमें पता भी होता है और उसी पॉइंट पे हमें उस मूवमेंट को सिंबॉलिकली दिखाना भी होता है। लेकिन मूवमेंट ऑफ कपल के केस में आप उस कपल को उस बॉडी के ऊपर, हाँ बॉडी से बाहर छोड़ के वो नहीं दिखा सकते, उस बॉडी के ऊपर उस कपल को कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो हम कंपैरिजन देखेंगे अभी मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में। फॉर्मूला वाइज तो दोनों सेम ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसमें दोनों में से एक फोर्स लेना है, इसमें एक ही फोर्स होता है। डिस्टेंस कहाँ से काउंट करते हैं, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ले लो, उसको परपेंडिकुलर डाल दो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसको परपेंडिकुलर डाल दो, कहाँ से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, एक्सिस से। डिस्टेंस काउंट कर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन फोर्स मोमेंट हो जाएगा, फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ले लो, उनका मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आता है, वो काउंट कर लो। एक फोर्स की वैल्यू उस डिस्टेंस की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंट आ जाएगा। उसका यूनिट न्यूटन मीटर है, इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर है। ये अभी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो, अभी अगर ऐसा बीम है कोई, अगर इस फोर्स को मैं दबाने की कोशिश करूंगा और इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये बीम सीधा नीचे जाएगा। मतलब ये फोर्स की क्षमता इसकी ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट करने की भी है। हालांकि इसको इधर पकड़ के रखा है इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा है, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा बताओ, इस फोर्स की वजह से ये बीम नीचे जाने की कोशिश करेगा, मतलब इसकी ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है, इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है इस फोर्स की वजह से, और रोटेशन तो हो ही रहा है पकड़ने की वजह से। मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स कैन क्रिएट ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, दोनों क्षमता है उसमें, दोनों पॉसिबिलिटीज है मूवमेंट ऑफ फोर्स में। लेकिन मूवमेंट ऑफ कपल में सिर्फ रोटेशन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है, ट्रांसलेशन कभी नहीं हो पाएगा। इसको छोड़ भी दो आप तो भी, अगर ये इधर में लगा रहा हूं तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर उठा देगा उसको, तो रोटेट हो जाएगा।
मतलब ये इस तरह से सीधा नीचे जा ही नहीं सकता है या सीधा ऊपर जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स अगर उसको सीधा नीचे जाने की लेके जाने की कोशिश करेगा, दूसरा फोर्स उसको ऊपर उठा देगा और वो बॉडी रोटेट हो जाएगा। मतलब क्या? मोमेंट ऑफ कपल में हमेशा ओनली रोटेशन कॉज होता है। हमेशा क्या कॉज होता है? रोटेशन कॉज करने की क्षमता होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स में दोनों टाइप की मोशंस क्रिएट करने की क्षमता होती है। लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज फिक्स्ड। हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे रोटेशन किसके अबाउट रोटेट हो रहा है। यहाँ पे उसका रोटेशनल एक्सिस जो है वो ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती है और वो कहीं पे भी हम दिखा सकते हैं उस कपल को, उस पूरे बॉडी के ऊपर कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी सिंपल न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही प्राइमरी टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट नहीं आते हैं, फिर भी आया है यूनिवर्सिटी में, एक बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है मूवमेंट के ऊपर इतना आसान, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें मूवमेंट निकालना ही होता है। मतलब ये टॉपिक दिखता प्राइमरी है, बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं समझा रहेगा तो बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक 200 पेजेस नोटबुक होना चाहिए। आप अभी से ले लो। मैं जब भी लिख रहा हूँ तो आपको रनिंग नोट्स निकालना है, सीधा बैठ के देखना है लेक्चर को। अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो स्क्रीन आपके आईज के सामने रखो, इस तरह से मुंडी नीचे करके मोबाइल मत देखो। ठीक है, स्क्रीन के अगर लैपटॉप पे देखोगे तो सबसे बेस्ट है। फिर आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, उसके साथ आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। कैसी हो कंपनी का कोई भी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस कर लो, नहीं है तो ये आपको कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर यूट्यूब पे बोध निधि चैनल है मेरा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू यूज़ दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिकली मैकेनिक्स में कैसा यूज़ करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। जो भी डायग्राम्स मैकेनिक्स में जो निकालने हैं हमें वो सीधे पेन से निकालने हैं, पेंसिल स्केल के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं सिखा रहा हूँ आपको रनिंग नोट्स निकालते रहना है, जब भी जरूरत पड़े तो पॉज कर लो। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे जब मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा, खुद आपको कैलसी में करके देखना है। आप जब तक करोगे नहीं आपके हाथ खुद के हाथ से कोई फायदा नहीं है सिर्फ सुन के। ठीक है, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। आपको इमीडिएट इसका डायग्राम निकाल लेना है, लगे तो पॉज कर लीजिए, डायग्राम निकालिए। क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, खुद गिवन डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। लगे तो मेरा सुन लो, फिर से खुद ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ ए गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अभी हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अबाउट दिए हुए फोर्स का मूवमेंट निकालना है। तो दिख रहा है डायग्राम, ऑब्जर्व करो क्या है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर क्या है? एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दिख रहा है। फोर्स कहाँ पे है? फोर्स 800 यहाँ पे लग रहा है, इस कॉर्नर पे लग रहा है। तो अब क्या बोल रहा है वो? इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, 800 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। अब भाई साहब बोल रहा है कि भाई 800 न्यूटन का पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट निकालो। पॉइंट ए कहाँ दिया है? ए यहाँ पे दिया है, इसके अबाउट मूवमेंट निकालो। ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स के लिए पूछा था भाई, लॉलीपॉप है, कैसे निकलेगा बताओ। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दिया, पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है, कितना है भाई? 4 मीटर। तो 800 गुणिला 4 कितना हो गया? 3200 न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया? मोमेंट हो गया। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। दैट इज द फर्स्ट आंसर। 6 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स तो मिल चुके हैं। बचा क्या अभी? मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी। ये ट्रिकी है, कहाँ पे निकालना है? पॉइंट बी के अबाउट निकालना है। तो पहला आंसर लिख लेते हैं। तो पहला क्या है? मूवमेंट ऑफ, कैसे लिखना है आंसर? मूवमेंट ऑफ फोर्स, गिवन फोर्स अबाउट, कौन से पॉइंट लिखना है? पहले ए के अबाउट निकालना है। तो क्या आएगा बताओ? फोर्स आएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है? ए से लेना है। तो फोर्स कितना है? 800। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4। कितना आया? 3200। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। ये नहीं डाला, 1 मार्क्स गया। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये नहीं लिखा, 1 मार्क्स गया। तो आपको आंसर निकला है मैग्नीट्यूड, यूनिट लिखना है, उसकी डायरेक्शन लिखनी है क्लॉकवाइज, तब आंसर पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट विच पॉइंट। अभी ए तो हो गया, अभी बी के अबाउट निकालना है, ये हमको पूछा है। क्या करना होता है? फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन। अभी यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे बताओ मुझे, आप बताओ। लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये वाला, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। उसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? बी से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आएगा, तो ये डिस्टेंस लगेगा मुझे, समझ रहे हो? ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ तक आ जाते हैं, गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि 4 का ये सेंटर है, मतलब ये 4 डिस्टेंस है ना, तो ये भी उसका सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। गलत है। यही कहीं पे मेंशन किया है क्या पूरे क्वेश्चन में कि भाई पॉइंट बी जो है वो ये वर्टिकली सेंटर पे है? ऐसा कहीं मेंशन किया है क्वेश्चन में? नहीं किया है। ठीक से देखो कहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट बी का लोकेशन ठीक से ट्रेस करो। लाइन ऑफ एक्शन, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। इस लाइन पे आपका फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, और पॉइंट बी कहाँ पे है? देखो पॉइंट बी का लोकेशन समझो यहाँ पे है। अभी हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए ये डिस्टेंस, हमें चाहिए ये डिस्टेंस। कैसे निकालोगे बताओ? उसके लिए वहाँ पे ज्योमेट्री को ठीक से ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर से एक लाइन दिया है और इस लाइन का डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। कितना डिस्टेंस दिया है? 3 मीटर। और एंगल दिया है उस लाइन का, कितना दिया है? इधर 30 डिग्री दिया है, देख रहे हो? अगर इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल रहेगा। तो इधर 30 तो इधर भी 30 है, ठीक है ना? तो ये भी 30 हो गया। अब मुझे ये एंगल पता है, ये हाइपोटेनियस पता है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया सबको? राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया सबको? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये अगर 3 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना आएगा? साइन आएगा ना, साइन 30। जब मैं रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो एक बार साइन कॉस फिर से रिवाइज कराऊंगा। उस टाइम पे आपको अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो उस टाइम पे वो समझ जाएगा, उसका बर्डन मत लो अभी। साइन 30 क्या आएगा? दिस डिस्टेंस दैट इज एक्स फॉर अस ना, तो x2 लिख देता हूँ मैं उसको, सेकंड केस वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2। x2 सामने वाला डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, x2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है भाई? 3 मीटर। सो x2 क्या आएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 साइन 30। x2 क्या हो जाएगा आपका? 3 साइन 30 टाइप करो, आ गया 1.5। नाउ फाइंड आउट मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना आएगा बताओ? करो फटाफट। फोर्स कितना है? 800। डिस्टेंस कितना है? 1.5। सॉल्व दिस। 800 इंटू 1.5, 1200 आएगा शायद। 1200। आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं, उसका यूनिट लिखना है न्यूटन मीटर। कौन सा है भाई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देख लो एक बार। देखो हमेशा क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। कैसा जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ये था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, रोटेशन सॉरी। ये हो गया फोर्स, ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो दोनों फोर्सेस क्या हो रहा है? ऐसा चेक कर लेना हर बार। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को होल्ड करना है, फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करना है और देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये फोर्स क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से फोर्स नीचे जा रहा है समझो तो क्लॉकवाइज है, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इधर फोर्स है समझो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर जा रहा है तो क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से वो डायरेक्शन डिसाइड करके फाइंड करके फिर आंसर लिखना है। इधर क्या है? क्लॉकवाइज है। देखो सेम फोर्स है लेकिन पॉइंट ए के अबाउट अलग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, पॉइंट बी के अबाउट अलग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है देखो, फाइंड द मूवमेंट ऑफ 1000 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट हमें क्या, ये 1000 न्यूटन फोर्स का मूवमेंट निकालना है। तो क्या करना है? हमेशा मैंने क्या बोला है कि भाई आप जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, कोई भी मूवमेंट का प्रॉब्लम आए, पहला काम क्या करना है? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर है वो ढूंढने का। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? देखो बताओ मुझे क्या है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन से क्या करना है? जिस पॉइंट पे रोटेशन होने वाला है, कौन से पॉइंट पे रोटेशन होने वाला है, क्या पूछा है? देखो पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन होने वाला है, मतलब यहाँ पे ए है, कहाँ पे ए है, इसके अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है। तो मैंने क्या बोला? लाइन ऑफ एक्शन पहले फोर्स का निकाल लो, वहां से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, वहां से उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये निकालना है हमें, ये चाहिए। फोर्स की वैल्यू पता है, डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, तो क्या मिल जाएगा मुझे? मूवमेंट मिल जाएगा। अभी हर बार वो डिस्टेंस पता नहीं रहेगा तो हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वो निकालना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, साइन कॉस टैन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसमें मैं ये साइन कॉस टैन सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसको ध्यान रखने की पूरी टेक्निक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो ये पॉइंट जो है ये ए बी सी हो गया इधर, तो डी दे देता हूँ इसको। इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? डी पॉइंट दिया। तो अब मुझे डिस्टेंस ए डी चाहिए। अब जो भी डिस्टेंस चाहिए उसे क्या करना है? किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करने की कोशिश करनी है। ये डिस्टेंस ए डी है, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आता है? ए सी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आता है? ए सी डी, ये वाले ट्रायंगल में आता है। डी इसका हिस्सा है, एडी। एडी हमें निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज हमको पता है, देखो उन्होंने बोला है ए सी इज 5 मीटर। डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो, ए सी इज हाउ मच? 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस उसने दे दिया है, ए सी इज 5 मीटर। और एक दूसरी चीज पता होनी चाहिए, कौन सी चीज पता है? देखो ऑब्जर्व द डायग्राम, इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस हैज टू बी 60 डिग्री। अगर वो 60 है तो ये भी 60 है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एंगल है। तो ये हो गया अपोजिट एंगल्स आर सेम, सो दिस इज 60 डिग्री। तो दो चीजें पता चल गई राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बची हुई सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अभी देखो साइन कॉस टैन, हमारे पास 3 टूल है, पाइथागोरस का चौथा टूल होता है। तो साइन कॉस टैन में कौन सा टूल एप्लीकेबल है, कैसे ढूंढोगे? हमें क्या निकालना है? एडी निकालना है। हमारे पास क्या है? ए सी है। ये दोनों चीजें साइन कॉस टैन के कौन से डेफिनेशन में आते हैं? ये वाले साइन के डेफिनेशन में आते हैं। देखो एंगल के सामने वाली पता है, एंगल के बाजू हाइपोटेनियस पता है, तो सामने वाली डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। तो साइन 60 क्या आएगा? साइन 60 विल बी, सामने वाला कौन है? एडी निकालना जो है हमको, हमारा एक्स है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेनियस क्या है? 5 मीटर है, 5। तो एडी मिल गया, एडी इज हाउ मच?
5 sin 60, 5 कितना आएगा देखो, करो फटाफट, ख्याल से आपके हाथ में होना चाहिए, खुद करना है। 5 sin 6 4.33, मेरे भरोसे रहोगे कुछ फायदा नहीं है, समझ सब जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। 4.33 मीटर, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, भगवान भी आएगा पढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो मुझे एडी डिस्टेंस मिल चुका है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है। मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स 1000 न्यूटन फोर्स अबाउट व्हाट, कौन से पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट ए के अबाउट चाहिए, ऐसे इस तरह से लिखना है। आगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है भाई 1000 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाला हमने एक्स, एडी मतलब 4.33, क्या आएगा तब बताओ, 430 न्यूटन। ये आंसर पूरा हुआ क्या, नहीं, हमें इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड देना है, उसका यूनिट देना है और बाद में उसका डायरेक्शन देना है। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये फोर्स है, नीचे जा रहा है फोर्स, कैसा रोटेट कर रहा है देखो इसको, क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, सामने से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, CCW लिखो या ACW लिखो, सेम ही चीज है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दैट इज आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सो एज आई सेड कि मूवमेंट के ऊपर सिंपली न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो आने वाले टॉपिक्स पे रहेंगे जिसमें हमें मूवमेंट निकालना रहेगा। तो ये लेक्चर जो है वैसे तो है प्राइमरी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझना है, पूरे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं फिर से रिवाइज करवाना है। अगर इसी तरह से आपको पूरा लेक्चर सीरीज करना है तो आपको quantum.next ये जो हमारा ऐप है इसके ऊपर ये लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिटेल्ड जो लेक्चर्स रहेंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो जिसका नाम है बोध निधि बाय पराग देसले, इस यूट्यूब चैनल पे भी मेरा पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स आपको मिल सकता है। लेकिन वो क्या है कि वो मैं डिटेल में बनाने वाला हूँ, वो अगर आप फुर्सत में हो तो उसको देखिए, और वो जैसे जैसे बनेगा वैसे आएगा, तो वहाँ पे फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो उसको टाइम लगेगा और वो देखने के लिए भी टाइम लगेगा। तो आप अगर सेमिस्टर के शुरू में अगर रेफ़र करना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब का कंटेंट रेफ़र कर सकते हो। बोध निधि को अभी सब्सक्राइब भी कर लो, वहाँ पे जो बेसिक लेक्चर्स है वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट टर्म, आपको अगर पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करवाना है, कम समय में ज़्यादा को स्कोर करवाना है, तो quantum.next ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको पूरा लेक्चर सीरीज शॉर्ट में मिल जाएगा, जो सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उतना कंटेंट मिलेगा, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट जो उसी हिसाब से रहेगी, तो आप वहाँ पे उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आपके कोई फीडबैक्स है, अगर ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, आपके क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।